आ जाओ मेरे क्रिकेट के चटोरों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बैट बॉल पर। आज हम बात करने वाले हैं कल के सभी मैचेस के बारे में, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का, जो सेकंड ओडीआई हुआ है लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में। और मैच बहुत ही शानदार था और इंडिया ने एक बहुत बड़े मार्जिन 170 रन से इस मैच को जीता है। ये जीत बहुत बड़ी थी, है ना। अगर हम रन्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग इंडिया खेली है और 402 रन्स इंडिया ने बनाए हैं। 402 रन, अगर हम 400 प्लस के स्कोर्स की बात करें तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इंडिया ने ही ये स्कोर अचीव किया है। 9 बार इंडिया जो है वो ये 400 प्लस का जो मार्जिन है वो क्रॉस कर पाई है। कल के मैच में अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने 154 रन बनाए, और साथ दिया उनका ईशान किशन ने भी 125 की एक बहुत ही शानदार इनिंग खेली है। और दोनों की अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो 224 रन का टोटल पार्टनरशिप हुआ है 140 बॉल्स पे। तो एक बहुत अच्छी बैटिंग पिच पर दोनों प्लेयर्स ने बहुत बढ़िया फेंटा लगाया अफगानिस्तान का और बहुत अच्छे स्कोर तक इंडिया को पहुंचाया है। आज बात करता हूं अंकित से इस बारे में कि वो कल के मैच के बारे में क्या सोचते हैं, उनको कैसा लगा मैच देखकर। आई होप कि सबको ही मजा आया होगा, सबने बहुत एंजॉय किया होगा उस मैच को। अंकित से भी बात कर लेते हैं। हाँ अंकित, बताइए कल के मैच को देखकर आपको कैसा लगा। अंकित सर, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी मैच हुई, अच्छा खेला इंडिया, बैटिंग अच्छी हुई, बॉलिंग अच्छी हुई, ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था। पर अगर मैं बात करूं टेक्निकल एस्पेक्ट पे कि क्या हुआ मैच में एग्जैक्टली, सबसे पहले अफगानिस्तान ने पहला ब्लंडर किया, टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग के लिए इनवाइट करना। मैंने मैच से पहले भी ये बात बोल दी थी टॉस के जस्ट बाद ही कि ये गलत कर दिया इन्होंने, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम लाइव पिच थी, अच्छी पिच थी, वो बाद में स्लोअर साइड जानी ही जानी थी, बाद में उसमें बैटिंग करना डिफिकल्ट होना ही था। आपके पास एक फाइट करने का चांस था अगर आप बैट फर्स्ट करते तो। हालांकि अफगानिस्तान के लिए इंडिया के अगेंस्ट मैच जीतना तो बहुत मुश्किल काम है, बट फिर भी आपके पास एक फाइट करने का चांस था। अगर आप बैट फर्स्ट करते, आप कुछ टोटल डाल पाते स्कोर बोर्ड पर। इसमें मैं एक ऐड ऑन करूंगा कि पहले जो पिच पर जो बात हो रही थी, हमने प्री शो में भी हमने बात की और जैसा टॉस पर भी बोला गया कि स्पिनर्स के लिए पिच आई थिंक बहुत अच्छा बिहेव करने वाली थी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था। पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट्स हैं वो पेसर के ही हैं। अपने जो सबसे बढ़िया बॉलर टूर्नामेंट अपने कुलदीप जो है वो बिना विकेट के गए हैं, विकेट लेस गए हैं कल, उनको कोई विकेट नहीं मिला और वो सेकंड इनिंग में ही उन्होंने बॉलिंग कराई है। पर सर मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि हम स्टैट देखकर मैच को एनालाइज नहीं कर सकते। अगर आपने मैच देखा है तो कुलदीप यादव ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, उसको विकेट बॉलिंग वो बात अलग है। हालांकि फर्स्ट इनिंग में अफगानिस्तान के स्पिनर्स को विकेट मिले, बट आप देखो मैच के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप उनको देखते हो तो वो जो विकेट वो लिए नहीं गए हैं, वो तो बाद में लेटर ऑन इनिंग में बल्लेबाज मारते हुए आउट हुए। आप देखो ना, अगर स्पिनर्स विकेट ले पाते तो वो पार्टनरशिप नहीं लगने देते। वो तो बाद में कि जब हमें ये लगने लगा था कि 470 480 रन टोटल बनने वाले हैं, 500 तक की बात आने लगी थी, तो बाद में बल्लेबाज मारते हुए आउट हुए हैं। ठीक है ना। आप एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, टोटल 42 रन के गैप में इंडिया ने जो है अपने 7 विकेट खोए हैं लास्ट में। हाँ, एंड वो एक कोलैप्स हुआ है। 360 पर 4th विकेट इंडिया का गिरा है और 402 पर इंडिया ऑल आउट हुई है। इवन इंडिया ने पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेले, 49.5 ओवर्स में इंडिया ऑल आउट हुआ। तो जो अफगानिस्तान है उसने फर्स्ट इनिंग की अगर हम बात करें, इंडिया की बैटिंग साइड की बात करें तो लगभग 42 ओवर्स तक इंडिया ने बहुत मजबूती से वो 450 470 के तक को अचीव करने की तरफ बढ़ रही थी। पर लास्ट के 7 से 8 ओवर जो है अफगानिस्तान ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की और एक अच्छा कोलैप्स जो है इंडिया का वहां हुआ है और एक अच्छी बॉलिंग जो है वो अफगानिस्तान ने की है, खासकर स्पिनर। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें, एक जो शाहिदी से एक बहुत बड़ी गलती हुई, उसको मैंने पिक किया मैच के बीच में। राशिद खान कल बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे। अगर आप बाकी सभी बॉलर्स के स्टैट्स को अगर देखते तो 8 प्लस के इकोनॉमी से बॉलर्स जो हैं वो पिट रहे थे। बस एक राशिद खान थे जो 6 पे थे, 4 ओवर्स में आई थिंक 24 कुछ रन दिए थे। उनको ओवर नहीं दिए गए और लास्ट में 42 43 ओवर के बाद उनको लाया गया और वहां उन्होंने 3 विकेट भी लिए। तो एक बहुत अच्छा जब राशिद खान ने रोहित शर्मा को बोल्ड किया है उस टाइम पर राशिद खान को हटा दिया गया उसके वो एक बहुत बड़ी ब्लंडर था। शाहिदी से बहुत बड़ी। राशिद खान आपका बड़ा बॉलर है, आप उस टाइम तो आप प्रेशर बनाने जाओ ना।
हाँ, आप और विकेट लेने की कोशिश इसके बारे में कमेंटेटर भी बात कर रहे थे और उनका तो ये भी कहना था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूल गए शायद ही कि फील्ड पे है कि नहीं हाँ, है। माइट भी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हाँ। बहुत सारे बॉलर हैं उनके पास। तो एक शायद ही की बहुत बड़ी गलती रही, फिर भी ओवरऑल एंड में अच्छा कमबैक था अफगानिस्तान की बॉलिंग साइड से अगर हम देखें तो सर, है ना। हाँ हाँ, बाकी इंडिया की यशस्वी जायसवाल के पास अच्छा चांस था, उसने नहीं भुनाया है, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। मौके भुनाने पड़ेंगे क्योंकि अभी कभी कभी चांस मिलेगा। बहुत लंबी लाइन है इंडिया में, कोई भी कभी भी रिप्लेस करके निकल जाएगा, आपको समझ में भी नहीं और आएगा। असल रेड बॉल में इतना अच्छा कर रहा है वो लड़का, और व्हाइट बॉल में भी मतलब T20 के लिए भी वो प्लेयर है, पर अभी वहां जगह नहीं है इसलिए वो लड़का नहीं खेल पा रहा है। हाँ। बट उसको वनडे में जितने भी चांस मिल रहे हैं उसमें उसको करना चाहिए, है ना। तो वो उसका एक थोड़ा सा गलत वो मामला रहा। और शुभमन गिल और ईशान किशन तो शुभमन गिल ने तो जहां से रोहित शर्मा पर और बोल दो थोड़ा सा। हाँ, शुभमन गिल की मैं बात कर लेता हूं। रोहित शर्मा मैं का। थोड़ी सी शुभमन गिल की बात कर लेता हूं। जहां से उसने पिछले मैच में छोड़ा था उसने तो वहीं से स्टार्ट किया है। बिल्कुल। क्या क्लासिकल बैटर है, उसकी बैटिंग से कभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दो चीजों में मुझे प्रॉब्लम लगती है, कभी कभी वो डरा हुआ कप्तान लगता है, और एक जो उसने सिलेक्शन, वो डरा हुआ कप्तान है या सिलेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, वहां दो जगह प्रॉब्लम है। पर एज ए बैटर वो फिनोमिनल है एकदम, उसकी क्लास एकदम अलग लेवल की क्लास है। वो कैसे ग्राउंडेड शॉट खेलता है, उसको पता है कब एक्सलेट करना है, कब सिंगल डबल लेने हैं, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट जैसा कि होना चाहिए। देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं और काफी लोग बात करते हैं जो क्रिकेट को थोड़ा समझते हैं, और सब लोग का यही मानना होता है हमेशा कि प्लेयर जब कैप्टन बनता है ना तो वो एक प्रेशर में आता है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैप्टन बनने के बाद गिर जाती है। बहुत सारे प्लेयर्स के साथ ऐसा हुआ। इवन सबसे बड़े महान क्रिकेटर हमारे सचिन तेंदुलकर, जब उनको कप्तान बनाया गया था उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई, इसलिए उनको वापस से उन्होंने कप्तानी छोड़ी, है ना। तो ऐसा मतलब जनरली होता है कि कैप्टन बनने के बाद परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि उसको टीम को संभालने का जो प्रेशर है उसमें जब प्लेयर अपना परफॉर्मेंस है वो उसका गिर जाता है। पर शुभमन गिल, चाहे आप टेस्ट मैच की बात कर लो, चाहे आप ओडीआई क्रिकेट की बात कर लो, T20 में तो देखो उनकी जगह नहीं बन रही है ना। अभी तो बन भी नहीं रही। हाँ, अभी तो बन भी नहीं और रही, शायद बने भी ना। दोनों के अंदर जो कप्तानी उन्होंने की है और उसमें जो रन्स बनाए हैं वो बहुत रिमार्केबल हैं, बहुत शानदार उन्होंने ये रन्स बनाए हैं, है ना। मेरा मानना तो ये है कि अब मतलब उलट चल रहा है इनका मामला, बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। शुभमन गिल ने एकदम क्लासिकल बैटिंग की है। ईशान किशन की बात करें, ईशान किशन को जब मौका मिला है और वो जब उसको टीम से बाहर किया गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुआ, उसके बाद वो दिल पे ले गया बात। अब उसको जब जो मौका मिल रहा है, उसको T20 के लिए एक मौका मिला, उसने T20 में अपना एकदम स्लॉट सीमेंटेड कर दिया। T20 में से कोई नहीं हटा सकता उसको। किस लेवल पे खेल रहा है भाई। वनडे में उसको मौका मिला, वनडे में उसने आते ही सेंचुरी लगाई है। अब वो कंटेंडर है 2027 वर्ल्ड कप के प्रोबेबल का, और वो जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है कि वो जाएगा, पक्का जाएगा 2027 वर्ल्ड कप खेलेगा। क्या ही बात करें, वो तो मतलब अलग ही लेवल का क्रिकेट वो खेल बिल्कुल रहा है। एकदम। और स्मैट ने उसकी पूरी वही चेंज कर दी, डायमेंशन उसकी बैटिंग के तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। चाहे स्पिनर्स हो चाहे पेसर हो, वो तो किसी को नहीं छोड़ रहा। हाँ, और आप रोहित शर्मा के बारे में कह रहे थे, रोहित शर्मा मिस कर गया कल जिस हिसाब से स्टार्ट किया था। एक्चुअली गुगली वो बहुत बढ़िया थी, वो थोड़ी लो भी रह गई, थोड़ी लो रह गई, वो पीछे खेल गया, वो एक्चुअली आगे खेलने की बॉल थी, उसको पीछे खेल गया, थोड़ा सा मिस जज हो गया, नहीं तो बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा था। दो पुल शॉट वो जो फिक्स मारे, बहुत शानदार जो है कि वो तो सुबह उठ के आके भी अगर शॉर्ट बॉल फेंकोगे तो पुल मार देगा। हाँ, वो लेजी एलिगेंस, उसका लेजी एलिगेंस बहुत शानदार रहा। ओवरऑल बाकी तो और किसी भी प्लेयर की अगर हम बैटिंग पर बात करें तो कुछ खास रहा नहीं, है ना, क्योंकि वो जो कॉलैप्स हुआ उसमें बाकी की टीम जो है वो धड़ाधड़ गिरी गई थी। पर मैं उसे सर कॉलैप्स भी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो उस टाइम पे सब मारने के उसमें आ रहे थे कि चलो यार मारते हैं। पर इसमें हमारे मामा की एक प्रेडिक्शन थी, वो इसमें बहुत सही, मामा की प्रेडिक्शन बहुत सही है। 390 का स्कोर बोल दिया था, उस टाइम पे बोल दिया था जब इंडिया के 3 विकेट 320 पे थे। हाँ, तब उन्होंने बोला था 390 पर ही खत्म हो जाएगा, बस 10-12 रन आगे गई है, बाकी वो खत्म हो गया। मामा का प्रेडिक्शन इसमें, हमने उनकी मजाक बनाई थी कि यार कुछ भी बोलते हो आप, ऐसा कैसे होगा। 320 तो अभी 450 तो दिख ही रहा है, 450 तो यहाँ पे दिख ही रहा है, पर उन्होंने कहा था कि भाई 390 पे खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल मामा की प्रेडिक्शन यहाँ पे बहुत सही रही। अफगानिस्तान की बैटिंग की बात करें तो 232 पर पूरी टीम ऑल आउट हुई, है ना। गुरनूर बरार 3 विकेट उन्होंने लिए, अर्शदीप सिंह 3 विकेट लिए, और गुरनूर बरार जिसको हमने डे 1 पर कहा जाए तो क्रिटिसाइज करना ही है ना, उसका सिलेक्शन पर हम बात कर रहे थे, पर अभी मेरे हिसाब से अंकित की भी सोच में ये चीज होगी, मेरी सोच में तो बिल्कुल आई है कि उन्होंने एक अच्छी छाप छोड़ी है। सीरीज में जो वो हाईएस्ट विकेट टेकर अभी इंडिया की तरफ से 6 विकेट उन्होंने लिए हैं, और वो सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं 2 मैच के। पिछले मैच में भी 3 विकेट, इसमें भी 3 विकेट, और बॉलिंग इकोनॉमी भी बहुत बढ़िया जा रही है उनकी। बॉलिंग में जो स्पीड है, पेस है, वो भी बहुत शानदार है। तो ओवरऑल गुरनूर बरार 2 मैचेस की अगर मैं बात करूं, इन 2 मैचेस के हिसाब से, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। पर नहीं सर, मैं बात हमारी जो प्रॉब्लम है वो परफॉर्मेंस है ही नहीं।
प्रॉब्लम है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या फॉलो किया गया, प्रोसीजर क्या प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। कोई लड़का जो अभी जूनियर क्रिकेट खेल रहा है वो क्यों मेहनत करे, उसके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए ना कि मैं मेहनत करूंगा, मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, मैं लिस्ट ए में अच्छा करूंगा, मैं फर्स्ट क्लास में जाके अच्छा करूंगा, तो मुझे इंडियन टीम में सिलेक्शन मिलेगा, मुझे इंडियन टीम की कैप मिलेगी। उसके पास ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कप्तान का दोस्त हूं तो मुझे ये सब किए बिना भी मेरा टैलेंट देख लिया जाएगा। पर अंकित देखो, अगर कभी कोई सेलेक्टर किसी ग्राउंड पे बैठा है और वहां अचानक एक प्लेयर ऐसा खेलता हुआ नजर आ जाता है ना, उसकी उसमें दिखता है कुछ दम, उस बॉलर की बात करें, बैट्समैन की बात करें, तो फास्ट ट्रैक करने में किसी भी प्लेयर को मतलब गलत क्या है, बुरा ही क्या है? मेरा मानना ये है कि इसमें अगर किसी के अंदर आपको टैलेंट नजर आया तो आपको उसको प्लेटफॉर्म देना चाहिए। हाँ, लेकिन प्लेटफॉर्म देने की जगह इंडियन टीम नहीं है ना। नहीं, एक वो आप कॉन्फिडेंस दिखा होगा उस तरह का, नहीं, पर सेलेक्टर्स को वो कॉन्फिडेंस नजर आया होगा उस लड़के। आप एक बात समझो, इंडियन टीम प्लेटफॉर्म देने की जगह नहीं है। इंडियन टीम में आप आके सीख नहीं सकते, वहां आप सीखने के बाद आते हो, ठीक है ना। आपको अगर लगता है कि गुरनूर बरार बहुत अच्छा बॉलर है और उसने 2 मैच में बॉलिंग अच्छी की, नो डाउट उसने अच्छी बॉलिंग की, वो अच्छी स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, लाइन लेंथ अच्छी है, स्विंग भी करा पा रहा है, विकेट भी मिले हैं उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका परफॉर्मेंस खराब है, पर आप उसको इंडिया ए में खिलाइए। बाकी के जो 2 डेब्यूटेंट थे, हर्ष दुबे की बात करो, आप प्रिंस यादव की बात करो, एक तरह से देखा जाए तो ये भी प्लेयर जो थे वो फास्ट ट्रैक ही हैं, आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हैं। बट गुरनूर बरार के पीछे तो आईपीएल की भी परफॉर्मेंस उसकी तो आईपीएल, प्रिंस यादव आईपीएल में कैसे सिलेक्ट होता है, वो डोमेस्टिक में अच्छा करता है तो आईपीएल में सिलेक्ट होता है, बिल्कुल सही बात। फिर वो आईपीएल में भी अच्छा करता है तो उसे इंडियन कैप मिलता है या इंडियन स्क्वाड में उसका नंबर आता है। गुरनूर बरार ना तो डोमेस्टिक में है, डोमेस्टिक सर्किट में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आप उस रिकॉर्ड को लेकर लाओ यार ये बहुत अच्छा किया है, वो एक नेट बॉलर है, नेट बॉलर से सीधा ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उसे इंडियन टीम में खिला देते। पर जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अगर हम उसको मिट्टी डालकर अब उसकी परफॉर्मेंस, आज की परफॉर्मेंस को देखा जाए और हम ये विश करते हैं, देखो इंडियन प्लेयर तो है, वो आगे अच्छा ही करे, है ना, उसका करियर अच्छा ही चले और उसका सिलेक्शन हुआ है तो वो अपने आप को प्रूव भी करे हर जगह पर। तो मेरे हिसाब से अब इस बात को खत्म करना चाहिए कि उसका सिलेक्शन जैसे भी हुआ, कुछ भी हुआ, उस लड़के ने परफॉर्म किया है और अगर परफॉर्मेंस है उसके साथ तो फिर हमको भी उसको बैक करना चाहिए और मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट को भी उसको बैक करना चाहिए आगे। मेरा ये मानना है। बाकी अगर ये नहीं, मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूं, मैं तो हर्षित राणा के भी अगेंस्ट हूं अभी तक। हालांकि उसके स्टेट्स निकालेंगे आप, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसने विकेट्स लिए हैं, उसने टी20 में अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, उसने सब कुछ अच्छा किया। पर एक लड़का जो 5 साल से मेहनत कर रहा है उसका क्या? मुझे बस इस बात का जस्टिफिकेशन क्या होगा कि वो जो लड़का जूनियर क्रिकेट खेल रहा है उसके पास क्या मोटिवेशन है? फिर तो वो दोस्ती करे, वो जाके पीछे पीछे घूमे शुभमन गिल के कि जहां शुभमन गिल बैठ के खाना खाता है मैं भी वहीं बैठ के खाना खाऊं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और एक होता है कि भाई आप सही समय पर जिस जगह पर वहां होते हो तो आपका समय सही हो जाता है, वो वाली बात है। 2-3 डिसीजन अभी इंडियन क्रिकेट के हाल फिलहाल के ऐसे ही हैं जो मतलब मेरी छोटी समझ से बाहर है। एक तो गुरनूर बरार का सिलेक्शन कि किस बेसिस पे उसको सिलेक्ट किया गया, दूसरा श्रेयस अय्यर का टी20 का कैप्टन बना देना। श्रेयस अय्यर नो डाउट बहुत बेहतरीन प्लेयर है, वो कैप्टन बनेगा भी, वो ओडीआईज का भी कैप्टन बन सकता है, वो टेस्ट का भी कैप्टन बन सकता है, वो टी20 का भी कैप्टन बन सकता है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। पर जो प्लेयर 2 साल से बाहर है, आप मान लो बिकॉज ऑफ इंजरी बाहर है, आपने सीधा उसको बोला कि लो भाई साहब आजकल से आप कैप्टन हो, तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसे 5 मैच खिलाओ, इंडियन स्क्वाड में डालो, 5 मैच खिलाओ, उसके बाद देखो और फिर उसको कप्तान बनाओ। नहीं, कप्तानी जो है वो कप्तानी ऐसा नहीं है ना, उसकी कप्तानी आज की है, वो पहले भी आईपीएल की टीमों को अपनी को कप्तान तो रहा, उसने वो भी जिताया, उसको क्या बोलते हैं केकेआर को जिताया, उसने पंजाब को फाइनल में लेके गया। तो रजत पाटीदार में क्या बुराई थी? उसने लगातार 2 बार चैंपियन बनाया। पाटीदार का एक्सपीरियंस और श्रेयस अय्यर का एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क है। श्रेयस अय्यर पुराना प्लेयर है और बहुत लंबे टाइम से खेल रहा है। आप एक बात समझो ना सर, टी20 में लगातार 2 आईपीएल जिताए हैं और दोनों में एज ए बैटर भी शानदार खेला है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार सरपंच नहीं है ना सर, श्रेयस अय्यर सरपंच है। तो सरपंच हो जाने से इंडियन टीम का कोच नहीं बनाया जा सकता, कैप्टन नहीं बनाया जा सकता। सरपंच साहब तो फिर बनेंगे कैप्टन नहीं। और तीसरा बता दूं, पहला गुरनूर बरार, दूसरा श्रेयस अय्यर को सीधा कप्तान बना देना। टीम में वो बिल्कुल एकदम आता था और वो कप्तान भी बनता था, ऐसा नहीं कि वो कप्तान खराब है, वो कप्तान भी बहुत अच्छा है।
ठीक है ना, ट्रांजिशन गड़बड़ हुआ हाँ है। वो ट्रांजिशन गड़बड़ है कि आप ट्रांजिशन। उसे टीम में खिलाइए, सूर्य कुमार यादव को निकालने खेले। का तरीका गलत है। सूर्य कुमार यादव को निकालने का तरीका उसके गलत है, बाद बिल्कुल। उसके तो मैं भी फेवर में हूं कि वो तरीका बिल्कुल आप गलत आयरलैंड था। की पूरी सीरीज देते सूर्य कुमार यादव आयरलैंड की, को इंग्लैंड की और वाइस सीरीज कैप्टन बनाते श्रेयस अय्यर को वहां पे, बिल्कुल सही बात। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव को बोलते लास्ट मैच में भाई साहब ये आपका लास्ट है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी और उसके बाद आप श्रेयस अय्यर को कप्तान बना देते, वो अच्छा लगता देख, हाँ वो देखने में उसका ऑप्टिक्स अच्छा होता। मतलब अभी थोड़ी सी फीलिंग ना वो पाकिस्तान क्रिकेट, हाँ वो पाकिस्तान जैसी आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट की जैसी हालत है वैसी दिख रही है। तीसरा वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी यंग टैलेंट है, प्रोडिजी है, इंडिया को उसका ख्याल रखना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, पर आपने सोशल मीडिया के पीयर प्रेशर में आके उसको इंडियन टीम में डाल दिया है। आप उसे इंडिया ए में खिलाओ, उसे डोमेस्टिक खिलाओ, खिला रहे हैं, उसको इंडिया ए में बोलो खेल कि रहा है यार वो। जा तू खेल, तू खुद को एक्सप्रेस कर, अच्छे रन बना। इंडियन टीम में खेलने के लिए बहुत टाइम है उसके पास सर, वो 15 साल का है। हाँ इंडियन टीम कितना टाइम है उसके पास इंडियन टीम में खेलने के लिए, बिल्कुल आपने है। अचानक उसको इंडियन टीम में डाल दिया, अब वो अंडर प्रेशर है। सर रिकॉर्ड के लिए भी होता है ना, फिर आप सबसे छोटी एज में इंडियन टीम सिलेक्शन, सर रिकॉर्ड से नहीं, रिकॉर्ड से नहीं, एक प्लेयर खराब हो जाएगा आपका। वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने प्लेयर खराब हो चुके हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड एज का बनाने के हिसाब से, तो फिर एक काम करते हैं देव को खिला देते हैं देव को खिला देते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। नहीं ऐसा ठीक है ना, नहीं पर आप सूर्यवंशी आप नेशनल टीम का सिलेक्शन कर रहे हो, वहां रिकॉर्ड नहीं देखे जाते, वहां ये देखा जाता है कि क्या इंडियन टीम के फेवर में जाने वाला है। वैभव सूर्यवंशी को बचा के रखो, उसको डोमेस्टिक खिलाओ, उसको बोलो कि जा भाई 3-4 ट्रिपल 100 लगा जाके आईपीएल की 4 डेज परफॉर्मेंस मैच की बेसिस खेल, पे आप इंटरनेशनल को वो हर जज गेंद पे करो, छक्का मारने जा रहा है, वो इतना अच्छा टैलेंट है, आप उसको खराब मत करो, उसको बचा के रखो, उसको सिखाओ, उसको समझाओ, उसके कंधे पे हाथ रखो कि तू खेलेगा इंडिया के लिए। सूर्यवंशी की बात से एक और मैच की बात कर लेते हैं। श्रीलंका के अंदर जो सीरीज चल रही है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह से मेरा मानना था कि पूरी तरह से फ्लॉप नहीं कह सकते, पर हाँ जितनी उस लड़के से एक्सपेक्टेशंस थी पूरी वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की उन पर नजर थी, और उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस नहीं आई है। 50 ओवर्स के मैचेस हैं और 50 ओवर्स के मैचेस के अंदर अगर वो लड़का परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो क्या सिर्फ हम T20 के बेसिस पर उसका फ्यूचर देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि उस लड़के को सिर्फ T20 की टीम में हमने अभी जगह भी दी है इंग्लैंड और उस वाले टूर पे, पर क्या वो लड़का सिर्फ T20 के लिए हम बनाने वाले हैं? 50 ओवर्स का जो हमने उसको मौके दिए हैं तो वो वहां पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। और वो मांजरेकर का वो भी आया एक उसका ट्वीट है ना, वो क्या जो उसने वो एक मिसबिहेव किया है, मैन हैंडलिंग हुई है, श्रीलंकन हाँ, प्लेयर के उसने साथ। धक्का दिया है श्रीलंकन प्लेयर को। वो एक बहुत गलत, वो बच्चा है, अगर उसको वो एक अभी बहुत नहीं गलत। सिखाएंगे तो कब सिखाएंगे? वो बच्चा है, उससे गलती हो सकती है, पर इंडियन टीम मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए था, उसको एक मैच के लिए बाहर बिठाते और उसको बोलते कि बिकॉज तूने ये किया है इसलिए तेरे को बाहर बिठाया जा रहा है। जब वो एक मैच के लिए बेंच पर बैठता और ड्रिंक लेके जाता, ड्रिंक ब्रेक में, तो उसको समझ आता कि ये नहीं करना होता है क्रिकेट। पहली बार नहीं दूसरी बार वो पहले एक पाकिस्तान के प्लेयर के साथ भी आपको अग्रेसिव रहना होता है, विराट कोहली कितना अग्रेसिव है, है, पर वो हार्ड टच वाला जो है कभी कभी किसी को टच नहीं किया उसने। नहीं ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल गलत किया है सूर्यवंशी ने, और परफॉर्मेंस भी वहां उतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा हो सकता है फ्रस्ट्रेशन हो क्योंकि वो पीयर प्रेशर इतना हो गया ना, बातें इतनी हो गई उसके बारे में। जब उसने पहली सेंचुरी आईपीएल में आके लगाई थी, राहुल द्रविड़ ने उसको एकदम प्रोटेक्ट कर लिया था कि नहीं किसी से बात नहीं करेगा और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है ना, तुम छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अगला आईपीएल सीजन उसका कितना अच्छा गया है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर लिया है। अब इतनी बातें हो रही हैं, अब लोग उसको लगने लगा कि मैं तो सुपरस्टार हूं यार, मैं कुछ भी कर सकता हूं जाके। वो प्लेयर को उस प्लेयर को कुछ समझ नहीं रहा है, उसको लगता है अरे ये तो छोटा प्लेयर है, मैं तो आईपीएल का बड़ा प्लेयर हूं। क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बच्चा है, उसको समझाओ। ये पार्ट ऑफ गेम है, एक दूसरे प्लेयर आपस में एक दूसरे को बोलते ही हैं, पर उसमें इतना गुस्सा नहीं आ जाना चाहिए कि वो, और बल्ले से जवाब दो ना, बल्ले से जवाब दो, सही बात है। अभी मैच है श्रीलंका के साथ फाइनल, हाँ बिल्कुल 150 रन बनाओ, फाइनल में पहुंचे, सही बात है, बिल्कुल बनाओ 150 रन, उधेड़ के रख दो उनके बॉलिंग अटैक को, उससे बल्ले से जवाब दो, मुंह से बोल के या हाथों से जवाब देने की क्या जरूरत है। तो अगर इस मैच की अगर मैं बात करूं, इंडिया ए और अफगानिस्तान ए का कल मैच जो हुआ, उसमें इंडिया ए ने जो है 95 रन से जीत जो है वो दर्ज की है। अच्छी बैटिंग रही, बहुत दिनों के बाद इंडिया ए ने एक अच्छा रन स्कोर जो है वो बनाया, 318 का टोटल स्कोर रहा है ना, और उसके जवाब में जो है अफगानिस्तान 95 रन से पीछे रह गई। पर ओवरऑल मैच का देखा जाए तो इंडिया जब जीत गई है तो फिर, और ये बहुत मस्ट विन भी गेम था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया अगर यहाँ पर अगर हारती तो फाइनल के दरवाजे बंद हो सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी अफगानिस्तान एक मैच उनको डीएलएस मेथड से 4 रन से हरा चुका था, तो थोड़ा था प्रॉब्लमेटिक। पर हाँ स्टिल अभी इंडिया जो है वो फाइनल के उसके हाई चांसेस हैं, और थोड़ा अफगानिस्तान अब थोड़ा सा उसमें है कि श्रीलंका के साथ उसको अपना मैच जीतना पड़ेगा, और उसके बाद दोनों टीम के, इवन तीनों टीम के स्कोर जो है वो 4-4-4 होंगे, और उसके बाद जो रन रेट है उसके हिसाब से
फाइनल जो है वो होगा। तो देखते हैं क्या होता है, होप सो। और बहुत अच्छा मैच कह सकते हैं इंडिया ए के लिए जो हम जीते हैं, पर ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस सब साइड है, पर जो मिसबिहेव उस पर्टिकुलर मैच में हुआ है अंकित के हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी ऐसा दोबारा रिपीट नहीं होगा तो अच्छा रहेगा, है ना, तो अच्छा रहेगा। और इसमें जो कोच है, मैनेजमेंट है, जो उनके साथ जो बड़े कोचेस गए हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि टीम में इवन तिलक वर्मा का भी उस दिन बिहेवियर था वो बहुत खराब रहा। तिलक वर्मा का बिहेवियर खराब रहा सुपर ओवर के अंदर। वो श्रेयांश शेड़गे वो लड़के की भी उसमें झड़प हुई है। तो वो सब जो ये प्लेयर कर रहे हैं ये सही चीज नहीं है। आप एक डोमेस्टिक लेवल का मैच नहीं है, आप इंडिया के किसी छोटे ग्राउंड पर आप रणजी नहीं खेल रहे हैं जहां आप इस तरह, और वहां पर भी ये चीज टॉलरेट नहीं की जाएगी, ये तो गलत ही है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। और एक अच्छे बड़े कोच, अगर आप सब देखो बीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, अगर इस तरह के कोचेज इनके साथ हो तो ये प्लेयर कभी ऐसा नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। अग्रेसिव होना और बदतमीज होने में फर्क है। हाँ, एक छोटी सी लाइन है, आप अग्रेसिव रहिए, ठीक है। हाँ, नो डाउट वहां बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज यूज होती है जो हम यहाँ नहीं बोल सकते, ठीक है ना, पर वो दोनों साइड से होते हैं, वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, वो हमेशा से होते आए हैं। स्लैजिंग तो पार्ट है। और इससे मतलब ये लड़का, अगर आप समझो कि ये तो अभी श्रीलंका की स्लैजिंग है, आई थिंक श्रीलंका वालों की तो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही होगी इसको। अब ये ऑस्ट्रेलिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्या स्लेजिंग करते हैं, किस लेवल की स्लेजिंग होती है वहां पर। और अब तो छोड़ो, जिस जमाने की हम राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर खेलते थे, क्या स्लेजिंग करते थे, क्या वो तोड़ देते थे स्लेजिंग में। पर उसके बीच में खेलना और बहुत डेकोरम के साथ खेलना, इंटीग्रिटी के साथ खेलना, ये ज्यादा जरूरी है। तो वो धीरे धीरे अभी चलो हम एक उस पर भी बात करते हैं कि भाई उम्र में अभी लड़का छोटा है, थोड़ा कम एज में वो गर्म खून भी होता है, तो उसमें शायद चीजें निकल गई हैं, पर धीरे धीरे सुधार आ जाएगा चीजों के अंदर। और आई होप कि जो सुधार है वो जल्दी आए, जिससे कि वो अच्छा क्रिकेट खेल पाए। सिलेक्शन की बात है तो सिलेक्शन अभी तो मतलब बेईमानी है, थोड़ा गलत ही हुआ है ऐसा। ये अभी सूर्यवंशी का सिलेक्शन होना टीम में अभी इतना जरूरी नहीं था, पर हाँ, वो जल्द मतलब पीयर प्रेशर है, क्या होगा आउटपुट तो आप डिजर्विंग। हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि वो डिजर्विंग नहीं है, वो डिजर्विंग परफॉर्मेंस के बेसिस पर वो T20 में डिजर्विंग है। बट अभी कोई खास जरूरत ना तो इंडियन टीम को थी और ना वैभव को थी। अभी उसको खुला छोड़ दो, उसको खुद को एक्सप्रेस करने दो, उसको खेलने दो। कहीं ऐसा नहीं हो सर कि वो इंग्लैंड में मैच है तो इंग्लैंड वालों का, मैं एक सुन रहा था, वो माइकल वॉन और आई थिंक सब बात कर रहे थे कि वो आएगा तो हमारे स्टेडियम चलो टिकट फुल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ रहा हो इसके सिलेक्शन में। वहां से फोन आया इसी से, भाई उसको भेजो सूर्यवंशी को, उसके नाम पे कम से कम हाउसफुल तो हो। सर इंग्लैंड में तो वैसे हाउसफुल, जब इंग्लैंड क्रिकेट अपना देखती है ना, जब ईसीबी को बेन स्टोक्स को रोकना होता है, टेस्ट की तैयारी करानी होती है, तो आईपीएल छोड़ देता है। हैरी ब्रुक नहीं आता है आईपीएल खेलने, क्योंकि उसको टेस्ट सीरीज की तैयारी करनी होती है। तो अपना क्रिकेट देखना है, ना कि हमें ये देखना है कि कौन हाउसफुल लेके आएगा और कौन हाउसफुल नहीं लेके आएगा। और वैसे भी इंडिया इंग्लैंड के मैच तो वैसे भी हाउसफुल हो ही जाते हैं। हाँ, इंडिया को तो कोई भी प्लेयर सेलिब्रिटी है, इतनी हाई बॉल्स है इंडिया के मैचेस के लिए, तो उनकी कोई कमी नहीं है। चलिए, तो ये भी एक मैच पर हमने थोड़ी सी बात की। अब बात करते हैं तीसरे मैच पर आते हैं, और लड़कियों का मैच हुआ, इंडियन वुमेन्स का नीदरलैंड के साथ ये मैच, और फिर एक बार बहुत बड़ी जीत इंडिया ने जो है वो दर्ज की है ना। और 95 रन से, आई थिंक, हाँ 95 रन से ये मैच जो है लड़कियों ने जीता है। पहले बैटिंग करते हुए वही हमारी सुपर हिट स्टार स्मृति मंदाना बहुत शानदार 74 रन की उन्होंने इनिंग खेली है। आज शेफाली का भी बल्ला चला, शेफाली 55 रन शेफाली ने किए हैं, और जो ओपनिंग जोड़ी थी उन्होंने ही इंडिया को की जो जीत थी उसका जो प्लेटफॉर्म था वो पूरा तैयार कर दिया था, है ना। बहुत अच्छी जो है वो बैटिंग इंडिया की रही, और पीछे से आकर थोड़े थोड़े रन सबने कंट्रीब्यूट करे, और इंडिया पहली बार आईसीसी के किसी मैच में 200 प्लस के स्कोर पर पहुंची है। इसी वर्ल्ड कप में फर्स्ट मैच में इंग्लैंड ने 219 का स्कोर बनाया था, जो पहली बार वर्ल्ड कप में 200 प्लस इतना बड़ा स्कोर बना था। उससे सेकंड नंबर पर अब इंडिया का ये स्कोर है 209 का वर्ल्ड कप में। तो ये एक बहुत अच्छी खबर रही। सामने वाली टीम जो थी वो कुछ 114 पे आई थिंक ऑल आउट हुए हैं, वो 114 पे आई थिंक, हाँ 114 पे वो लोग ऑल आउट 124 114 सर, अच्छा 114 95 रन से आ रहे हैं, है ना, जीती है इंडिया। तो 114 पे ऑल आउट हुई, और जो परफॉर्मेंसेस रही वो सर आपको बताएंगे कैसी रही, किसकी परफॉर्मेंस। स्मृति मंदाना ने शानदार खेला, बहुत बढ़िया रन बनाए उसने, कुछ 74 जैसे 47 बॉल्स पे, ठीक है ना। अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई है, अरे मैं नाम भूल गया, कोई बात नहीं, काट देंगे
टेंशन क्यों लेते हो, खोलता हूँ ना मैं स्टेट। अरे ओपनर का नाम क्या है यार? शेफ अली। सैफ अली। अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई है सैफ अली वर्मा ने, बॉलिंग भी की उसने, 3 विकेट भी लिए हैं। और सर मैनेजमेंट हमारी बात सुन रहा है। यस्तिका को खिलाया गया, यस्तिका को खिलाया गया। कल के मैच में पता है क्या हुआ है? हाँ। नंबर 4 ऋचा घोष आई है, नंबर 4 ऋचा घोष, हरमन बाद में आई है। बिल्कुल जो बात हमने फर्स्ट मैच के बाद कही थी वो सारी, और हमने ये मैंने स्पेसिफिकली ये बोला था कि टीम मैनेजमेंट तक अगर हमारी बात पहुंच रही है तो, और देखो टीम मैनेजमेंट ने बात सुनी और सेम हमारा बताया हुआ मैच में हुआ है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि सुनी, बट ये है कि उनकी सोच और हमारी सोच एक जैसी है। हमारी एक जैसी है। उनको भी लगा कि ठीक है 16वें ओवर में ऋचा घोष अंदर, और ऋचा घोष ने बहुत बढ़िया बैटिंग की है। सर मैं स्कोर कार्ड बताता हूं। स्कोर कार्ड की बात करें तो स्मृति मंदाना 74 जो है 47 बॉल्स पे बनाए, शेफाली वर्मा ने 38 बॉल्स पे 55 किया है, जेमिमा रोड्रिक्स एक बार फिर फेल हुई 13 बॉल्स पे 19 रन्स, ऋचा घोष वंस अगेन 8 बॉल पे 20 रन सर, नॉट आउट गई है लड़की। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये जो था इसमें हरमनप्रीत थी 9 बॉल पे 12 रन। अगर हरमनप्रीत का से थोड़ी बहुत बॉल अगर इस ऋचा को मिलती तो यहां और दिए 10-20 रन और ऐड कर देती लड़की। ये जो 9 बॉल पे 12 रन की पे खेली हरमनप्रीत, इसने स्ट्राइक ही नहीं दी उसको ऋचा को। मैं लाइव देख रहा था तो उसमें ऋचा को इसने स्ट्राइक नहीं दी। अगर ऋचा को थोड़ी बॉल मिलती, 4-5 बॉल और मिलती तो ये 10-12-15 रन और यहां से एड ऑन कर सकती थी। तो टोटल जो है इंडिया का 20945 रहा 20 ओवर्स के अंदर। बात करें नीदरलैंड की तो नीदरलैंड की जो है पूरी टीम जो है 114 पे ऑल आउट हुई है 17.3 ओवर्स में। जो हाईएस्ट स्कोर जो यहां से बनाया कुछ खास नहीं, 28 रन जो इनकी कैप्टन थी डीलीड है उसने बनाया है। और बॉलर्स में अगर मैं बात करूं तो नंदिनी शर्मा कल अच्छी बॉलिंग कराई लड़की ने, 2 विकेट लिए, एक अच्छा यंग टैलेंट है। और शेफाली वंस अगेन क्या कहते हैं ऑलराउंड प्रदर्शन रहा लड़की का, 3 विकेट शेफाली ने लिए हैं यहाँ पर। 3.2 ओवर्स में 20 रन देकर सिर्फ 3 विकेट लिए हैं इसने। और श्रीचरणी वो एक यादगार ओवर, एक ही ओवर में 3 विकेट निकाले हैं इसने, और ओना हैट्रिक भी थी एक बार को, ये पहली दूसरी आई थिंक 5th या 6th बॉल पे इसको विकेट मिला है लड़की को उस ओवर के अंदर। 4 ओवर में 19 रन देके 4 विकेट जो हैं इसने लिए हैं। श्रीचरणी ने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग की थी। हाँ उसमें भी अच्छी की थी, पर आज तो विकेट नहीं मिले थे, पर इसमें बॉलिंग अच्छी की थी। विकेट भी थे, 1-2 विकेट उसको मिले थे। दीप्ति शर्मा अगेन 1 विकेट दीप्ति शर्मा ने भी लिया है। तो ओवरऑल नीदरलैंड कुछ खास नहीं कर पाई, 114 पे जो है पूरी टीम ऑल आउट हो गई है 17.3 ओवर्स में। तो एक अच्छा मैच, और अब इंडिया के पास 2 जीत हो गई है। अब उनके पास जो यहाँ पर अगर उनके ग्रुप में हम बात करें तो 2 टीमें हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ अफ्रीका है। कल साउथ अफ्रीका का भी एक पाकिस्तान के साथ मैच था जो बिल्कुल नेक टू नेक चला है, नेक टू नेक चला। अच्छा मैच हुआ, पर कुदरत का निजाम है कि पाकिस्तान को तो हारना ही है। कुदरत का निजाम है, पाकिस्तान को उनकी कप्तान ने बहुत अच्छा खेला। हाँ फातिमा सनाशेख मैं उसकी बात करना चाह रहा था, 55 रन उस लड़की ने बनाए हैं, और बॉलिंग भी अच्छी 3 विकेट उसने लिए, बॉलिंग बहुत अच्छी की, और बिल्कुल क्रूशियल विकेट जो थे वो उस लड़की ने लिए हैं। पर साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम है अगर मैं वुमेन्स क्रिकेट की बात करूं, और इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट है। तो उनके अगर ग्रुप में बात की जाए तो इंडिया के सामने, और देखो टॉप 2 टीमें हैं जो सेमीफाइनल खेलने वाली हैं ग्रुप की, तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इनमें से किसी एक टीम को 100% इंडिया को हराना पड़ेगा। तो जो अभी तक क्रिकेट खेली गई है इंडिया की, पाकिस्तान हो चाहे नीदरलैंड हो, ठीक है लोअर टीम के आगे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, पर हमको इस चीज के लिए तैयार रहना है कि बड़ी टीम जब हमारे सामने आएगी तो हम कैसा परफॉर्म करेंगे, और नो डाउट इंडिया जीतेगा, ये हम लोग बिल्कुल दिल से मान के बैठे हुए हैं कि हिंदुस्तान जीते, है ना। पर लड़कियों को इस बात का एक थोड़ा ध्यान, टीम का जो सिलेक्शन है उस पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। छोटी छोटी चीजों को और कीपिंग ग्लव्स भी लेने पड़ेंगे ऋचा घोष से, वो यस्तिका को दे दो प्लीज। हाँ कल मतलब तारीफ की जा रही थी ऋचा घोष की कि भाई अच्छी कीपिंग करी, अच्छी कीपिंग किया, बट ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यस्तिका को कीपिंग ग्लव्स जो है इनको देने चाहिए, है ना। तो एक बहुत बड़ा टेस्ट मैच चल रहा है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ये टेस्ट मैच है। कल पहला दिन था टेस्ट मैच का, और इनिशियली जो विकेट थे वो न्यूजीलैंड थोड़ा प्रॉब्लम में था, पर बाद में पारी को संभाल लिया गया, और 291 फॉर 7 जो है डे 1 के स्टंप पर जो स्कोर रहा न्यूजीलैंड का। स्कोर कार्ड की बात करूं तो देखो जो पारी को संभाला है यहाँ पर डैरिल मिचेल ने 44 और ब्लंडल ने अपने 51 रन किए हैं, और ग्लेन फिलिप्स 49 पर अभी नॉट आउट खेल रहे हैं। ऊपर बात करें तो टॉम लेथम 27, कॉनवे 9 और हेनरी निकलस 24। तो कुछ इनिशियली खास नहीं था, पर बाद में थोड़ा हर प्लेयर ने अपना पार्ट प्ले किया है और थोड़े रन जो है यहाँ पर बनाए हैं। ओवरऑल 291 फॉर 7 है, 77 ओवर्स कल डाले गए। जोफ्रा आर्चर
अभी आए हैं गस एटकिंसन का, जो अभी केस बना बेन स्टोक्स का, और आपको पता है इस मैच में खास बात ये रही है कि बेन स्टोक्स को बाहर किया गया, बाहर कर दिया गया और कैप्टेंसी वापस जो रूट को दे दी गई। जो रूट को कैप्टेंसी दे दी गई है। तो 2 विकेट इसमें बैथल को और 2 विकेट वेकर को मिले हैं, और एक एक विकेट जो है आर्चर, फिशर और टंग को एक एक विकेट मिला है। तो टोटल 7 विकेट्स जो है वो गिरे हैं और 291 का स्कोर। मतलब अभी मैच जो है वो एज पे है, बराबर पे चल रहा है। हाँ, 291 एक अच्छा टोटल होता है एक दिन के हिसाब से इंग्लैंड में। इंग्लैंड में अच्छा टोटल है, और इंग्लैंड के अंदर अगर फर्स्ट मैच की बात करें तो ऑलमोस्ट 200 से 300 के बीच के स्कोर्स बने थे, तो उस हिसाब से एक अच्छा स्कोर पहुंच गया है न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड यहाँ पर एक अच्छी फाइट जो है इंग्लैंड में इंग्लैंड को दे सकती है इस मैच के अंदर। तो ओवरऑल आज का शो यही खत्म करते हैं। हमने 4 मैचेस की बात की, तो एक बार एक छोटी सी समरी आपको बता देता हूं कि पहला मैच हमने इंडिया अफगानिस्तान का के बारे में डिस्कस किया, इंडिया ने एक बहुत बड़ी जीत यहां दर्ज की है। दूसरा मैच हमने इंडिया ए अफगानिस्तान ए के बारे में बात की, वहां पर भी इंडिया ए जो है उसने एक बड़ी जीत दर्ज की है और फाइनल की तरफ अपना कदम जो है मजबूती से रख दिया है। तीसरा मैच हमने इंडिया नीदरलैंड वुमेन्स वर्ल्ड कप में जो मैच हुआ है उसके बारे में बात की, इंडिया ने बहुत बड़ी जीत वहां भी दर्ज की। तो ओवरऑल कल के तीनों मैच जो इंडिया की टीम्स ने खेले हैं उनमें सारे मैचेस में एक बड़ी जीत जो है इंडिया को मिली है। और चौथे नंबर पे हमने और पाकिस्तान का एक मैच था, उसी में वो हार गए। वो हार गए, पाकिस्तान का एक मैच था वो हार गए। पाकिस्तान की तो सर देखो टीम की बात ही मत किया करो आप, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो, वो उनके बस की अब नहीं रही है। और मैंने उसको आपको कहा था कि 20 साल लगेंगे और उनको तो मतलब प्लेयर्स को भी बदलना पड़ेगा। पर ये बात उनको कौन समझाए? नहीं, वो नहीं समझेंगे सर, वो नहीं समझेंगे, वो नहीं ये बात समझ उनको सकते। कौन समझाए? वो हर रोज यही सोचते हैं कि हर बार हम जीतें। समझदार को जाया जाता है, और ये मतलब समझदारी अगर होती तो फिर वो 6-0 और 5-0 नहीं कर रहे। मेरा डर यही है सर, यारी दोस्ती में चल रही है पाकिस्तान की क्रिकेट, नहीं, अब इंडिया की ना चलाई जाए उस हिसाब से। नहीं, हाँ ये बात पे बिल्कुल सही पॉइंट ये उठाया है, और ये हम बार बार कह रहे हैं इंडिया की हालत वो ना हो जाए जो पाकिस्तान की है अभी, तो इस पर हमको ध्यान देना है। और आप सभी को इस पर आपको अपने ज्यादा से ज्यादा आपको मैसेजेस करने हैं, आप बताइए, कमेंट करिए कि ये जो हो रहा है वो सब ये क्या गलत हो रहा है और इंडिया की टीम भी कहीं पाकिस्तान की तरफ बढ़ तो नहीं रही है। ओवरऑल इस पूरी कहानी को आप समराइज करके फिर बात करेंगे आपसे, नेक्स्ट मैच में मिलते हैं, बाय बाय।